जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आज गोलीय चालक की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में। समझते हैं कि संधारित्र क्या होता है या धारिता क्या होती है। तो पहले एक कॉमन सी बात की, जब हमने आवेश की बात करी तो आवेश के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए ये प्लास्टिक की एक स्केल है, प्लास्टिक का कोई भी पदार्थ, हम इसको अपने बालों से रगड़ते हैं या हम इसको कपड़े से रगड़ते हैं, कॉटन से, सूती कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और उस आवेश के कारण जब हम इसको किसी कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं या धूल के छोटे छोटे कणों के पास ले जाते हैं, तो ये उन धूल के कणों को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। परंतु अगर हम इनको रगड़ने के बाद हम कुछ देर तक इसको ऐसे ही रखे रहें, उसके बाद अगर हम इसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये उसे आकर्षित नहीं करता। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जब हम इसको रगड़ने के बाद छोड़ देते हैं तो ये जिस माध्यम में रखा हुआ है, माध्यम के कण, जैसे यहाँ पर वायु है, वायु के कण इसके संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे इसके आवेश का क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब है कि इसका आवेश धीरे धीरे माध्यम के कणों पर जाने लगता है और इसका आवेश जो इस पर उत्पन्न हुआ था, उस आवेश की मात्रा फिर से कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी कि हमने किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न किया तो वो उस पदार्थ पर लंबे समय तक नहीं टिक पाता। इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें अगर किसी परिपथ में या किसी भी कार्य के लिए आवेश की अगर जरूरत है तो हमें क्या करना पड़ता है, आवेश को एक लंबे समय तक संचित करके रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके लिए हमें एक उपकरण या हम कहें एक वस्तु की जरूरत पड़ती है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। सामान्यतः संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो आवेश की मात्रा को एक लंबे समय तक कम स्थान में ऊर्जा के रूप में संचित कर सकता है। समझ लीजिए, एक ऐसा उपकरण जो आवेश को एक लंबे समय तक कम स्थान में ऊर्जा के रूप में संचित कर सकता है, ऐसे उपकरण को बोला जाता है संधारित्र। क्लियर? अगर हम संधारित्र की बात करें तो केवल संधारित्र ही नहीं, चालक भी क्या करते हैं, चालक भी ऊर्जा को या हम कहें आवेश को एक लंबे समय तक संचित कर सकते हैं। लेकिन चालकों में एक कमी होती है कि उनकी जो आवेश को संचित करने की या आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि आवेश को संचित करने की क्षमता। जिस उपकरण में आवेश संचित होता है उस उपकरण को बोलते हैं संधारित्र, और उस संधारित्र की आवेश को संचित करने की या किसी भी चालक की आवेश को संचित करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं धारिता। अब धारिता को हम कैसे परिभाषित करते हैं, कहाँ से आया धारिता शब्द, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चालक पदार्थ है, ये एक चालक पदार्थ है, ये अभी कैसा है, अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब इस पर आवेश कितना है, जीरो। आवेश जीरो है, इसका मतलब इसका विभव भी कितना होगा, जीरो। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि हम इस चालक को आवेशित करते हैं और आवेशित करने के बाद इसका विभव हम बढ़ा के कितना कर देते हैं, 120 वोल्ट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी चालक को आवेशित करते हो विभव बढ़ा के कर देते हो 200 वोल्ट। तो एक कॉमन सी बात ये आती है कि हमको ये मालूम है कि अगर हम इसको 120 वोल्ट से चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो इस पर जो आवेश संचित होगा, और हम जब इसको 200 वोल्ट से चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो इस पर जो आवेश संचित होगा दोनों की मात्राएं अलग अलग होंगी। 120 वोल्ट पर ये कम आवेश को संचित करेगा, 200 वोल्ट पर ये क्या करेगा, ज्यादा आवेश को संचित करेगा। तो अगर हम किसी भी चालक या संधारित्र के लिए बात करें तो एक कॉमन सा संबंध, एक सामान्य रिलेशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि किसी भी चालक या संधारित्र द्वारा संचित की गई आवेश की मात्रा, संचित की गई आवेश की मात्रा होती है वो उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी चालक द्वारा संचित की गई आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो Q होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, V के। अगर हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो बराबर के साथ एक नियतांक आता है, इस नियतांक को बोला जाता है C। फॉर्मूला हमारा बनता है Q = C × V। क्लियर? अगर हम यहाँ से C का मान निकालें तो यहाँ से C क्या निकल के आता है, C निकल के आता है Q/V। यहाँ पर ये जो C है, ये C क्या है, एक नियतांक है और इसी नियतांक को बोला जाता है धारिता। क्लियर?
समझते हैं एक बार फिर से। संधारित्र मतलब एक ऐसा उपकरण जो आवेश को कम स्थान में लंबे समय तक ऊर्जा के रूप में संचित कर सकता है। एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का कार्य करता है, आवेश को एकत्रित करने का कार्य करता है, ऐसे उपकरण को बोला जाता है संधारित्र। किसी भी संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है C। इसी नियतांक को बोलते हैं धारिता। तो अगर हम धारिता को परिभाषित करें तो थ्योरी में तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की आवेश को संचित करने की क्षमता, किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश को संचित करने की जो क्षमता होती है उसे धारिता कहते हैं। परंतु अगर बात करें मैथमेटिकल यानी कि गणितीय रूप में अगर हम इसको परिभाषित करें तो देखिए क्या है, C = Q/V। किसी भी संधारित्र अथवा चालक पर उपस्थित आवेश और उसके विभव का अनुपात, चालक पर उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अगर यहाँ से धारिता के मात्रक की बात करी जाए तो देखिए धारिता का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, आप मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक जो आपका आएगा वो आएगा आपका कूलाम अपॉन विभव का होता है वोल्ट। तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। या फिर इसके मात्रक को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं फैराड। समझ लीजिए ये जो फैराड है ये कैसा मात्रक है, ये बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है। एक्चुअल में वास्तविकता में हम जो संधारित्र यूज करते हैं उनकी जो धारिता होती है वो फैराड से काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर हमें दो टर्म समझ में आ गया, एक संधारित्र एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का कार्य करता है, दूसरा धारिता यानी किसी भी चालक की या किसी भी संधारित्र की आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता की अगर परिभाषा पूछी जाती है गणितीय रूप में तो चालक पर उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या मात्रक होता है फैराड। बात हम कर रहे हैं संधारित्र की, तो संधारित्र सामान्यतः तीन प्रकार के हैं। एक संधारित्र होता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र, तीसरा होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर। अब देखिए जैसे हमने संधारित्र की बात करी, संधारित्र के बारे में तीन प्रकार का होता है, ठीक। एक ऐसा उपकरण जो आवेश को संचित करने का कार्य करता है, लेकिन ये संधारित्र बनता कैसे है, इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना समझ लीजिए, संधारित्र में हम दो धात्विक चालकों को या धातु की दो पतली पतली चादरों को एक दूसरे के पास समान दूरी पर रखकर एक स्थान बनाते हैं। दो धात्विक चादरों को एक दूसरे के पास रख के उनके बीच के माध्यम में अगर हम निर्वात उत्पन्न कर दें या कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, इसके बाद जब चालकों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है तो वो आवेश उन्हीं के बीच के स्थान में संचित होने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक रख दिया हमने ये, एक रख दिया ये, दोनों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया इस तरीके से, एक पर +Q और एक पर -Q। जैसे ही हम आवेश उत्पन्न करेंगे तो ये आवेश इनके बीच का ये जो स्थान था, इस स्थान में ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे करके क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होने लगेगा। ये जो चालक आपने प्रयोग किए हैं जिनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, इन चालकों को संधारित्र की प्लेट कहा जाता है और ऊर्जा इन्हीं प्लेटों के बीच में आवेश के रूप में संचित होती है। क्लियर। अब जैसे बात करिए कि तीन प्रकार के संधारित्र हैं, तो प्लेटों की संरचना के आधार पर ही संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला है बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र में क्या होता है, इस तरीके से दो बेलनाकार चादरें होती हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर, यहाँ हम कहें इस तरीके से रखी होती है, दो बेलन खोखले बेलन के आकार में। इनके बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान में परावैद्युत भरा होता है और इसी स्थान में ऊर्जा आवेश के रूप में संचित होती है।
दूसरा आपका आता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में क्या होता है? गोलीय संधारित्र में दो संकेंद्रीय धातु के गोले होते हैं जिनके बीच के स्थान में परावैद्युत भर दिया जाता है और इसी स्थान में ऊर्जा और आवेश संचित होते हैं। ऐसे ही समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखी होती है, इनके बीच का जो स्थान है इस स्थान में परावैद्युत भर दिया जाता है और उसी में आवेश ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है। क्लियर? ये दो प्रकार हैं संधारित्र के। आगे बढ़ते हैं तो पहला टॉपिक आता है गोलीय चालक की धारिता। जैसे हमने बात की कि चालक भी क्या करता है? आवेश को संचित करने का कार्य करता है, लेकिन चालकों की जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम सामान्यतः चालकों का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? तो अगर हमें किसी गोलीय चालक की धारिता निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, समझिए। मान लीजिए कि एक ये रहा एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, केंद्र है O। जब इस चालक को आवेश दिया जाएगा, Q आवेश दिया जाता है, तो हमने पढ़ा है चालकों को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर? तो मान लीजिए आपके पास R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो क्या होगा? गोले के पृष्ठ पर विभवांतर, अगर हम गोले के पृष्ठ पर विभवांतर की बात करें तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल क्या होता है? K इंटू क्यू बाई R, या K को अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R। ठीक, हमको पता करनी है इसकी धारिता। अब अगर हम धारिता की बात करें तो इसकी धारिता क्या होगी? आपने धारिता का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल क्यू अपॉन V। रखिए बेटा वैल्यू, धारिता का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल क्यू अपॉन V। अगर हम यहाँ से Q का मान रखते हैं तो क्या आएगा? C इज इक्वल क्यू अपॉन V का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R था ये, Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर? ये तो कब आ गई? ये धारिता आ गई गोलीय चालक की जब इसके अंदर क्या भरी हो? वायु के लिए। जब इसके अंदर आपने क्या भर रखा है? वायु। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चालक के अंदर आप कोई परावैद्युत भर देते हैं, क्या भर देते हैं? परावैद्युत। अगर इसके अंदर आप परावैद्युत भर देते हो तो यही आपका कितना हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ के लिए धारिता। सिंपल सी बात आप पढ़ते आए हो चैप्टर फर्स्ट में कि जब भी वायु से हम परावैद्युत की तरफ चलते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ परावैद्युतांक का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ क्या आ जाएगा? K इंटू R। लेकिन चाहे हम वायु के लिए बात करें चाहे हम परावैद्युत के लिए बात करें, दोनों से हमको एक संबंध मिलता है कि जो धारिता होती है वो इसकी त्रिज्या के अनुप्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी भी गोलीय चालक की अगर धारिता आपको बढ़ानी है तो आपको उसकी त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। एक सिंपल सा तरीका चालक की धारिता निकालने का कि पहले आप चालक मान लीजिए, उसका विभव, और विभव के बाद आपको सिंपल यूज करना है C इज इक्वल क्यू अपॉन V। धारिता आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर? ये आ गई गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला तो हमको मिल गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चालक की धारिता जो होती है बहुत कम होती है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए हम पृथ्वी से संबंधित एक एजम्पशन लेते हैं। अगर हम ये मान लें, यदि ये मान लिया जाए, यदि पृथ्वी
चालक को, पृथ्वी को क्या मान लें, चालक मान लें, तो पृथ्वी को अगर चालक मान लिया जाए तो क्या होगा, आर आपको मालूम है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मतलब है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। क्लियर। तब अगर हम पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें तो पृथ्वी की धारिता कितनी आएगी, C इज इक्वल Q/V। जरा मान रखो C इज इक्वल Q/V, फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पृथ्वी के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आपको मालूम है, ये 1/9 इंटू 10⁹ होता है, इंटू मान इसका कितना होगा 6.4 इंटू 10⁶। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्लियर। ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब इसमें देखिए आर का मान हो गया 6.4 इंटू 10⁶, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने निकाल लिया। अब इधर जरा देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें ये क्या होगा, C इज इक्वल 6.4 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.96763, एक बचेगा, एक 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये एक एक आता जाएगा, 10⁹ ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 कम होगा तो कितना बचेगा, 10⁻³ ये किस में आ रहा है आपकी धारिता, ये आ रही है फैराड। और अगर हम यही बात करें कि C इज इक्वल, इससे भी लिख सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁶, और 711 इंटू 10⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं, 711 माइक्रो फैराड, क्योंकि जो 10⁻⁶ है इसको बोला जाता है माइक्रो। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि अगर पृथ्वी के साइज का भी कोई चालक हुआ, अर्थ के साइज का भी कोई चालक हुआ, तो उसकी भी धारिता मात्र 711 माइक्रोफैरड होगी। इस हिसाब से समझा जा सकता है कि जो गोलीय चालक होते हैं या जो चालक होते हैं उनकी धारिता कितनी कम होती है। क्लियर। लेकिन एक बात यहाँ से समझने वाली है कि जो गोलीय चालक होते हैं उनकी धारिता किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है उनके साइज पर, यानी कि उनकी त्रिज्या पर। बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या है? अगर हम गोलीय संधारित्र की बात करें तो इसमें धातु के 2 संकेंद्रीय खोखले गोले होते हैं। संकेंद्रीय खोखले गोले, संकेंद्रीय खोखले गोले का मतलब एक गोला आपका ये रहा, दूसरा गोला आपका ये रहा, इस तरीके से। ठीक, 2 संकेंद्रीय खोखले गोले हैं जिनकी त्रिज्या मान लीजिए आंतरिक गोले की त्रिज्या कितनी है, R1, और बाहरी गोले की त्रिज्या है आपकी R2। इन दोनों गोलों के बीच का जो स्थान होता है, इस स्थान में या तो निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है या फिर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। जब इन गोलों की, ये जो गोले हैं, इन गोलों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। आवेश उत्पन्न करने का मतलब समझिए, मान लीजिए ये वस्तु है, हम क्या करते हैं, इस वस्तु को अंदर वाले गोले को किसी बाहर से किसी वस्तु द्वारा कौन सा आवेश देते हैं, धनावेश देते हैं। कौन सा आवेश, धनावेश देते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से था, इसको हम धनावेश देंगे अंदर वाले गोले को। जैसे ही हम अंदर वाले गोले को धनावेश देंगे तो होगा क्या, प्रेरण के कारण बाहर वाले गोले का, बाहर वाला भी धातु का बना हुआ है, तो बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बाहर की सतह थी उस पर सब पर क्या आएगा, प्लस। परंतु हम बाहर वाले को क्या कर रहे हैं, हम बाहरी सतह को इसकी को भूमिगत कर रहे हैं। भूमिगत करने का मतलब है पृथ्वी से जोड़ के इसकी अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो पृथ्वी से जोड़ के हम इसकी जब अर्थिंग कर देते हैं तो होता क्या है, बाहरी गोले का, गोले की बाहरी सरफेस पर जितना भी, बाहरी सतह पर जितना भी आवेश आता है वो सब पृथ्वी में चला जाता है।
अंदर वाले गोले पर धनावेश, बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर ऋणावेश, यानी कि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश उत्पन्न हो गया। जैसे ही आवेश उत्पन्न होता है तो इन दोनों गोलों के बीच का जो स्थान है इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें आवेश ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो दोनों गोलों की बात करते हैं तो आंतरिक गोले का विभव कितना होगा? आंतरिक गोले का V1 इज इक्वल क्या होगा? K इंटू Q1, या K ना लिख के हम सीधा सीधा इसका मान रखते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1। बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, बाहर वाला गोला है उसका कौन सा पृष्ठ लेना है? अंदर वाला, ठीक है। या हम सिंपली कह सकते हैं बाहरी गोले पर विभव, बाहर वाले गोले का विभव कितना होगा? देखो V2 नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब बेटा देखो, आवेश की बात करें तो इस गोले पर आवेश कितना? अंदर वाले को आपने मान लीजिए प्लस Q दिया, तो बाहर वाले पर क्या आएगा? माइनस Q आएगा। तो माइनस Q अपॉन बाहर वाले की त्रिज्या R2। दोनों के हमारे पास विभव आ गए। अगर हम कुल विभवांतर की बात करें तो कुल विभवांतर कितना होगा? V इज इक्वल V1 प्लस V2, यानी कि अगर मान रखा जाए तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R2। क्लियर? दोनों के विभवांतर खुल आ गया। अब देखो कुल विभवांतर के लिए V निकालना है, हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों कॉमन आते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q दोनों कॉमन आ गए। क्या बचा? 1/R1 इसमें बचेगा और इधर 1/R2। क्लियर? आप समझ लीजिए, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, R2 इधर गुणा हो जाएगा तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये आ गया विभव। अब इसी विभव से अगर हम धारिता निकालें तो धारिता कितनी होगी? बेटा जरा देखो, धारिता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? C इज इक्वल Q अपॉन V, यानी कि C इज इक्वल Q अपॉन V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ब्रैकेट में क्या है? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, समझिए, जो मान यहाँ से आया हमने मान वहां पे रख दिया। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये फॉर्मूला आएगा C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R1 R2 भी ऊपर जाएगा तो R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्लियर? ये आ गया वैद्युत धारिता, किसकी? गोलीय संधारित्र की। सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने गोलीय चालक के लिए निकाला था वैसे ही इसमें दो गोलीय चालक होते हैं, दोनों का अलग अलग विभव निकालेंगे। विभव निकालने के बाद कुल विभवांतर कर लेंगे और हम फॉर्मूला लगा देंगे C इज इक्वल Q अपॉन V। कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। अगर यही परावैद्युत भरा होता है, इसमें क्या भरा होता? परावैद्युत, तो क्या होता? परावैद्युत के लिए
अगर परावैद्युत के लिए कहा जाए तो सिंपल सा तरीका C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ परावैद्युतांक का गुणा कर दीजिए के, बाकी का जो है वही रहेगा R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। हो गया, ये आ गई आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं गोलीय चालक और गोलीय संधारित्र की धारिता से संबंधित, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, क्या दिया पहला क्वेश्चन, एक चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम का आवेश ग्रहण करता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो सिंपल, क्या दिया है, विभवांतर दिया है 50 वोल्ट और आवेश कितना दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक, निकालनी क्या है हमको, धारिता निकालनी है। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है धारिता का, C इज इक्वल Q अपॉन V। क्लियर, Q का मान आपको मालूम है, Q अपॉन V कितना है Q, 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन 50 C इज इक्वल, अब देखिए 2 इंटू 10 की घात माइनस 6, इसमें जब हम क्या करेंगे 2 में 50 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.08, आठ नहीं आएगा 4, ठीक है 0.04, 2 में 50 का भाग देंगे 0.04 इंटू 10 की घात माइनस 6, या आप इसी को चाहे तो लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की घात माइनस 8, मात्रक क्या था फैराड। सिंपल, आपको Q मालूम है V मालूम है, आपने दोनों के मान रख दिए, C इज इक्वल हो गया Q अपॉन V। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। सिंपल, गोले की त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है त्रिज्या, R 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर। धारिता में निकालनी है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। गोले की धारिता का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, R कितना 10 टू दी पावर माइनस 2, C इज इक्वल, अब देखिए 1 में आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 9 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.11 आता जाएगा ये, इनटू 10 की घात माइनस 2, क्लियर, और 9 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का 9 और 2 कितना हो गया 11, 10 की घात माइनस 11, ठीक है, किस में आ रहा है 10 की घात माइनस 11। अब समझो, इसको चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 12 फैराड, और इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप C इज इक्वल 1.1 पिको फैराड, 10 की घात माइनस 12 क्या बोलते हैं पिको, और ये हो गया आपका फैराड। क्लियर, लेकिन अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। इस सवाल में आगे ये भी बोला गया है, इसे किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए कि इसके पृष्ठ पर 1 कूलम आवेश आ जाए। कितना आवेश लाना है 1 कूलम, तो 1 कूलम आवेश के लिए अगर हम बात करें तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, C इज इक्वल होता है Q अपॉन V, या V इज इक्वल Q अपॉन C। V का मान कितना 1 बटे ये कितना है 1.1 इंटू 10 की घात कितना है माइनस 12, 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 12, ये हमने
धारिता का मान रखते हैं। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, 1 में 1.1 का भाग होगा, ये आएगा 9, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 12 वोल्ट। यानी कि इसको 9 × 10 की घात 12 वोल्ट तक आवेशित करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इस पर 1 कूलाम का आवेश संचित होगा। क्लियर? बहुत आसान है। यहाँ पर गोली चालक वाला फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर संधारित्र वाला फॉर्मूला लगा है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो सबसे पहले तो समझो क्या क्या दे रखा है। आर दे रखी है 0.9 मीटर, ठीक है। विभव कितना है? 960 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछी है। देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा हम तब बता सकते हैं जब हमको क्या मालूम हो, जब हमको मालूम हो आवेश। क्या मालूम हो? आवेश। तो देखिए, आवेश के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, C क्या होता है? Q/V। और C का मान होता है 4πε0 × R Q/V। जरा रखो मान 4πε0। 4πε0 का मतलब 1/9 × 10⁹ R, यानी कि 0.9 Q/960। ठीक है, 0.9 से आप इसको कैंसिल करोगे, ये जाएगा आपका 10। 10 × 10 की घात 9 कितना हो गया? 10 की घात 10। ये देखो, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये आएगा 960 बटे 10 की घात 10, या आप इसको लिख सकते हो 960 × 10 की घात -10 कूलाम। क्लियर? ये आ गया आवेश। 960 इधर आ गया, 10 × 10 की घात 9 मतलब 10 की घात 10 हो गया। ये ऊपर ले जाओगे 10 की घात -10। इसके बाद आपने ये भी पढ़ रखा है कि Q क्या होता है? N × E, या N Q/E, आवेश का क्वांटीकरण। मान रखिए आवेश के क्वांटीकरण से N 10 960 × 10 की घात -10 बटे 1.6 × 10 की घात कितना होगा? -19। बेटा भाग दो, 16 छिक्का होता है 96। कितना होता है? 16 छिक्का 96। इसका भाग दोगे तो ये आएगा आपका 600। 1.6 600। 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 19 में से 10 कम हुआ, बचेगी 10 की घात 9। या आप इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 6 × 10 की घात 12। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस पे? 6 × 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब 0.9 मीटर की त्रिज्या का जो गोला है वो 960 वोल्ट के विभव पर पहुंचेगा। क्लियर? बड़ा आसान है। पहले हमने लगाया है धारिता का, गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ है, आधा पार्ट किससे? आवेश के क्वांटीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10 की घात -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। क्लियर? बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। सबसे जरूरी बात, इसमें छोटी बूंद का विभव नहीं दिया गया। छोटी बूंद का विभव नहीं दिया गया, बड़ी बूंद का विभव हमें बताना है। करते हैं। अब यहाँ पर स्थिति समझो। स्थिति क्या बन रही है? 64 बूंदें हैं ऐसे करके, छोटी छोटी कितनी है? 64। ये सब आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ी बूंद बन जाती है। छोटी छोटी 64 बूंदें जुड़ती हैं और एक बड़ी बूंद बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो एक चीज हमको समझ में आती है कि ये जो 64 बूंदें हैं, उनका जो आयतन होगा वो किसके इक्वल होगा? बड़ी बूंद के
आयतन के बराबर। 64 छोटी बूंदों का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, बड़ी बूंद का, क्योंकि आयतन तो नष्ट होगा नहीं, मिलेंगे। अब देखो बूंद होती है गोलाकार, गोले का आयतन होता है, देखो 64 तो ये आपको लेना पड़ेगा, इनटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल, इसके लिए माना तो क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर, बड़ी बूंद का त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर। क्या क्या कैंसिल होने वाला है, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो आर क्यूब इज इक्वल क्या आ रहा है 64 स्मॉल आर क्यूब, या कैपिटल आर इज इक्वल क्या है, आर क्यूब इज इक्वल क्या आएगा 8 आर का होल क्यूब, यहाँ से निकल के आया कैपिटल आर इज इक्वल 8 इंटू स्मॉल आर। क्लियर। अब बात करते हैं विभव की। तो विभव क्या होगा, विभव का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, Q अपॉन R। अब यहाँ पर देखो 8 इंटू स्मॉल आर, 8 इंटू स्मॉल आर यहाँ से मान निकाल लेते हैं 8, R कितना होगा, स्मॉल आर 1 mm है, 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.8 mm, 8 mm, या इसको चाहो तो आप इसको ये लिख सकते हो 8 इंटू 10 की घात माइनस 4 मीटर, mm में 10 की घात माइनस 3 मीटर, और 0.8 था तो एक घात वैसे बढ़ गई तो माइनस 4 मीटर हो गया। यहाँ पे आप मान रखते हैं तो मान कितना होगा, V इज इक्वल, इसका मान 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q, कितनी बूंदें हैं 64, हर बूंद का कितना है इंटू 2/3 इंटू 10 की घात माइनस 12 अपॉन कितना आया 8 इंटू 10 की घात माइनस 4। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, देखो जो जो कैंसिल हो रहा है धीरे से कैंसिल करते हैं, 8 64 और 3 त्रिके 9। क्लियर। बड़ा करिए, क्या आएगा बड़ा करने पे, V इज इक्वल 3 24, 24 दूनी कितना होता है 48, ये बना आपका 48 इंटू 10 की घात सॉल्व करो, 4 ऊपर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4 और 9 13, 13 में से 12 कम होगी 1 बची, ये आएगा आपका V इज इक्वल 480 वोल्ट। कितना आया बड़ी बूंद का विभव 480 वोल्ट। क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।